नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए। मोदी सरकार को 1 साल हुआ है और इस 1 साल के पूरे रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण देश ही नहीं दुनिया के सारे मीडिया हाउसेस पे हो रहा है, टीवी चैनलों पर हो रहा है, अखबारों से लेके समाज में भी हो रहा है। हमने सोचा बिंदास में भी अपने दर्शकों को पूछेंगे कि इस 1 साल के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कितनी आपकी अपेक्षा है पूरी हुई है और कितनी अभी पूरी होनी बाकी है। क्या कहता है हिंदुस्तान मोदी के 1 साल में? आज के बिंदास में इसी पे बात करेंगे। पहले मुद्दे को देखते हैं। एक साल वैसे तो लंबा वक्त नहीं होता किसी भी सरकार के लिए, मगर 1 साल में किसी भी सरकार की कार्यशैली का जरूर पता चल जाता है। यही बात मोदी सरकार के 1 साल पर भी लागू होती है। देशवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं के बीच मोदी सरकार विशाल बहुमत के साथ सत्ता में आई। पुराने यूपीए सरकार से लोगों की उम्मीदें धूमिल होने का नतीजा था मोदी सरकार का इतने बड़े बहुमत से आना। वही लोगों को काफी उम्मीदें भी थी मोदी सरकार से। चुनाव के वक्त देश के कोने कोने से मोदी और सिर्फ मोदी की ही लहर थी। देशवासियों को लग रहा था कि मोदी की हर मर्ज की दवा है, चाहे वो जमीन से लेकर आसमान तक के भ्रष्टाचार हो या फिर महंगाई से परेशान जनता हो, बेरोजगार युवकों की बेबसी हो या फिर निवेशकों का टूटता विश्वास हो, चाहे किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम न मिलना हो या फिर मजदूरों का बढ़ता शोषण हो, चाहे अल्पसंख्यकों में मोदी के प्रति डर की भावना हो या फिर राष्ट्रवादियों की हिंदू राष्ट्र की भावना हो, तो कई लोगों को मोदी के तानाशाह रूप का भी डर था। हर तरह के लोगों की मोदी से अलग अलग आकांक्षाएं थी। इन्हीं आकांक्षाओं के बोझ तले मोदी सरकार का 1 साल बीत चुका है। अब सवाल ये है कि इन 1 साल में मोदी किन किन आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। सबसे पहले बात उठती है मोदी सरकार की कार्यशैली की। मोदी ने अपनी सरकार की कार्यशैली से ये तो दिखा दिया कि वो खुद भी ऊर्जावान है और अपने सहयोगियों में भी ऊर्जा भरना जानते हैं। मोदी ने 1 साल में नाम मात्र की छुट्टी ली है। पीएम मोदी ने जिस तत्परता से कार्य किया है वो उनके काम करने की स्पीड को भी दिखाता है। अगर एक्शन प्लान की बात हो तो वो अभी सामने आना बाकी है। मोदी ने दनादन योजनाओं की घोषणा तो की ही, लेकिन उनका एक्शन प्लान अभी बाकी है। अब बात भ्रष्टाचार की आती है तो यहाँ मोदी सरकार खरी उतरती दिखाई दे रही है। पिछले 1 साल में कोई भी घोटाला या भ्रष्टाचार सामने नहीं आया है। पिछली सरकार में हर दिन नया घोटाला सामने आता रहता था। हर मामले में नई सरकार खरी उतरी है। अब बात करते हैं महंगाई की। महंगाई पिछले 1 साल में काबू में रही है। इससे पहले लोग महंगाई से हर ओर त्रस्त दिखाई दे रहे थे, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी हो या फिर रोजमर्रा की चीजों के दाम हो, सभी मोदी सरकार में काबू में दिखाई दिए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि तेल के दाम मामले में मोदी सरकार भाग्यशाली रही है, क्योंकि तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम रहे हैं। बात करते हैं मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में। मोदी सरकार ने आते ही दनादन कई तरह की योजनाओं की घोषणाएं की हैं, चाहे वो देश में निवेश लाने की मेक इन इंडिया हो या फिर मोदी के दनादन विदेशी दौरे। सभी भारत में निवेश लाने के बड़े बदलाव रहे हैं। ये अलग बात है कि इनका असर बाद में ही दिखाई देगा। मोदी जहां भी गए वहां से निवेश की सौगात लेकर आए हैं, चाहे वो चीन हो या फिर अमेरिका या फिर जापान। मोदी ने देश में कई सामाजिक योजनाओं की शुरुआत भी की है। इसमें सुकन्या योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना या फिर जन धन योजना है। वैसे तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोदी जी ने यूपीए की कई सामाजिक योजनाओं में खर्च कटौती कर दी है। कई लोग मोदी पर व्यवसायियों का हितैषी होने का आरोप भी लगा रहे हैं। वैसे मोदी सरकार ने किसानों के पक्ष में कई घोषणाएं भी की हैं। आपदा के मारे किसानों के लिए 50% फसल मरने पर मिलने वाले मुआवजे में बदलाव किया गया। मोदी सरकार ने कहा कि अगर किसान की 33% फसल मरती है तो उसे भी मुआवजा मिलेगा। लेकिन किसानों को लेकर काफी लोग मोदी सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। अगर बेरोजगारी की बात आती है तो कई युवा अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका मानना है कि जैसे ही देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी वैसे ही देश के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में कई लोगों की उम्मीद मोदी सरकार के साथ अभी भी बनी हुई है। उन्हें मोदी सरकार पर भरोसा है, तो वहीं कुछ लोग 1 साल में ही मोदी सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने लगे हैं। मगर आप बिंदास बोल में मोदी सरकार पर अपनी बिंदास राय दे सकते हैं कि आपकी नजर में मोदी सरकार का 1 साल कैसा रहा।
तो ये मुद्दा और इस मुद्दे पर हमेशा की तरह जैसे आप बिंदास में बोलते हैं वैसे बोलना है, आपको बताना है कि क्या सच्चाई है, क्या मोदी सरकार से आपके वादे पूरे हुए हैं या आपकी उम्मीद अभी भी बाकी है, और क्या कहना है हिंदुस्तान का। आप आपकी प्रतिक्रिया स्क्रीन पर चल रहे फ़ोन नंबरों पर, स्काइप पर और सोशल मीडिया के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश आर्य जी हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। और संजय सिंह जी है जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप दोनों के साथ करोड़ों की संख्या में सारे दर्शक भी अपनी प्रतिक्रिया को दे पाएंगे। हम राकेश जी के पास पहले चलते हैं। राकेश जी, लंबे समय से आपने दिल्ली और केंद्र सरकार को देखा है। क्या एक साल वैसे तो किसी सरकार के लिए बड़ा नहीं होता, और खास करके बड़े बदलाव के बाद जो पहला साल होता है वो नहीं होता, लेकिन उम्मीदें इतनी ज़्यादा है कि सरकार से देश सारी अपेक्षाओं को इस एक साल में पूरा करवाना चाहता है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखो, मुझे लगता है आपने बात सही कही है कि एक साल बहुत कम होता है काम करने के लिए। घोटालों के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। पिछली सरकार में 70 घोटाले लगभग छोटे बड़े हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार में देखें अभी एक साल के अंदर कोई उंगली नहीं उठा सकता है उनके कामकाज पर, उनकी व्यवस्था पर। तो मुझे लगता है सरकार बड़े पारदर्शी ढंग से चल रही है, रचनात्मक ढंग से चल रही है, और सरकार कुछ काम करना चाहती है। टाइम लगेगा। योजनाएं आप दिमाग में कल्पना करके कुछ भी करें तो बात अलग है, लेकिन जब प्लानिंग करते हैं, योजना लेके आते हैं, तो उसमें समय लगता है। मुझे लगता है एक साल मूल्यांकन का मतलब धरातल पर लाना बहुत कम समय है, पर एक साल के अंदर सरकार की दिशा ठीक है और सरकार काम करती हुई दिख रही है। और मुझे कहीं अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार का ऐसा मामला आया हो या सरकार कहीं फंसती नज़र आई हो। मैं समझता हूं कि सरकार अच्छे ढंग से चल रही है। बिल्कुल। संजीव जी, देखिए, ऐसा है कि एक साल में जो अभी एक आपने कहा कि लोगों की अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ी हैं, और अपेक्षाओं के बढ़ाने का एक कारण ये भी था कि मोदी जी की जिस तरह की चुनावी सभा हुए हैं, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह सरकार के कामकाज और उनके शासन प्रणाली की यादें ताज़ा हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में लोगों को लग रहा है, देखिए मैं खुद ग्राउंड पे था अभी एक महीने में, मैंने बहुत जगह देखा है, लोग संतुष्ट हैं, खुश नहीं है। संतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत अरसे बाद देश और सरकार एक नई दिशा में और सही दिशा में जा रही है। कुछ काम हो रहे हैं, कुछ प्रयास हो रहे हैं, परंतु इनका अभी धरती पर उतरना और उन सारी योजनाओं का लाभ मिलना वक्त लगेगा। तो जनता भी ये समझ रही है कि इसको वक्त लगेगा, लेकिन जनता इस बात से संतुष्ट है कि कम से कम सरकार जो है सही दिशा में चल रही है। मोदी जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और ये दिख भी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भारत की साख और छवि बढ़ी है, जनता को वो भी दिख रहा है कि वो सब कुछ हुआ है। परंतु अभी जनता, मुझे लगता है कि मोदी जी को और समय दे रही है, विशेषकर महंगाई, रोजगार और इस तरह के मामले में। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले 3-4 साल में इन सारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा। मतलब लोगों के मन में जो उम्मीद है वो कायम है। बिल्कुल, जनता संतुष्ट है। चलिए, वैसे दुनिया उम्मीद पर चलती है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं चल सकता, और यही उम्मीद बांधे हुए है लोग की कुछ अच्छा होगा। और भी प्रतिक्रियाओं के लिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं नम्रता बोल रही हूँ इलाहाबाद से। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक साल में ये आकलन लगाना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें 5 साल का इंतजार करना चाहिए बीजेपी सरकार का। अच्छा होगा और अच्छे दिन भी आएंगे। आप पूरे आशान्वित थे। धन्यवाद। राकेश जी, लोग मतलब पहले ही कॉलर है, हालांकि अभी बहुत कॉलर आएंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन शुरुआत मोटी मोटी जो आप दोनों लोगों ने कही है वहीं से ही हुई है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से मोदी सरकार कह के आई थी कि हम सारे वादे पूरे करेंगे, विशेष स्तर पर जैसे कहा था कि काला धन लाएंगे, तो काला धन के ऊपर तो कोई विशेष सरकार ने अभी तक कोई मोर्चा तो किया नहीं है। दूसरी चीज ये थी कि दाऊद इब्राहिम को भी हम लाएंगे भारत वापस, तो उसमें भी सरकार थोड़ी सी फेल नजर आ रही है। हालांकि और जो कार्यकाल है सरकार का, अगर उस पर नजर डाली जाए तो ये संतुष्ट करने लायक कार्यकाल है। जी धन्यवाद। राकेश जी, काला धन यह मुद्दा तो है, इस पर पत्रकार की नज़र से, जो कि कॉलर ने कहा कि एक साल में कुछ हुआ नहीं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, काला धन तो एक बड़ी समस्या है, और अब अगर आप देखें तो पिछले 25-30 सालों में कई कमेटियां बनी हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये एकदम ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार आ गई और एक साल के अंदर हम कहीं पेड़ से आम तोड़ कर ले आए। काला धन लाने की व्यवस्था हो सकती है,
और सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है, बात कर रही है। क्या प्रयास हुए ऐसा आपको लगता है? देखिए, जो अभी ट्रीटी जो बाहर हुई है उसमें मुझे लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है, और सरकार ने स्विट्जरलैंड के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो संकेत कहा है, और जो सरकार ने भी मुझे लग रहा है एक रास्ता खोला है कि वो दिशा उसकी बिल्कुल ठीक है कि काला धन वापस आ सकता है। सरकार उस दिशा में प्रयास करे। सरकार ने भाई अभी जो कानून भी लाई है उसमें भी उन्होंने कड़े प्रावधान किए। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको ये दिखाई दे कि सब सरकार वहाँ से 5 बोरी काला धन ले आई। एक बड़ा प्रोसेस है और उसमें बाहर के देशों का एक समन्वय है, वो बड़े टेक्निकल ढंग से आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जनता ये सोचे कि काला धन रखा है। मेरे से खुद बहुत से लोग पूछते हैं कि अरे भाई कब आएगा काला धन, वो तो गरीबों का है, और हमारे हिस्से में भी कुछ 15,000 रुपए आने वाले हैं, 15 लाख। हाँ 15 लाख। तो ये कहना, ये तो एक पॉलिटिकल तो हो सकता है, लेकिन सरकार कैसे काम करती है भी जानती है कि भाई सरकार ऐसा थोड़ी कि किसी स्विस बैंक में जाकर के नहीं जी हमारा माल दीजिए रखा हुआ है, कोई गोडाउन में रखा हुआ है। हाँ, गोडाउन में नहीं रखा है। चलिए, प्रक्रिया को समझना होगा, लेकिन भोली जनता को अपेक्षा है ठीक है वो पैसे किसी के अकाउंट में ना आए, लेकिन देश में कहीं विकास में लगे हैं, ऐसा अगर लोगों को दिखता है तो मैं दावा करता हूं कि देश का विरोधक गरीब भी, कांग्रेस को वोट करने वाला गरीब भी ये नहीं कहेगा कि पैसे मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आए। बस उसको लगना चाहिए कि कुछ आया है और देश में कहीं लग रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से आशा बोल रही हूँ। हाँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मोदी सरकार को 1 साल हो गया है और उसने अपने बीते 1 साल में पूरी तमाम तरह की योजनाएं शुरू की है, उसको देखकर लगता है कि अभी जो 4 साल अभी और बाकी हैं जिनको लागू करने में उन योजनाओं को थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। पर जिस तरह से पीएम मोदी की सरकार चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी और इसी तरह की योजनाओं को और लागू करेंगे, जिससे जनता को काफी मदद मिलेगी। जिस तरह से पुरानी सरकार का कार्यकाल के समय जिस तरह का रहा रवैया, उसे तो 1 साल जो बीता 1 साल रहा है उसे देखते हुए तो ये लगता है कि उम्मीद की जा सकती है कि मोदी सरकार काफी अच्छा काम करेगी। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। कि जिस तरह से यूपीए सरकार के 10 साल के कुशासन के बाद मोदी सरकार का 1 साल रहा है वो बहुत सराहनीय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसानों की जो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, मोदी सरकार उसको लेकर भी कोई विशेष कार्य करे। ये मुद्दा है क्या संजीव जी? विरोधक मोदी को इस मामले में भले पूरा घेरे कितना घेरे उसके अनुपात में ये सवाल हो सकता है, लेकिन मोदी को किसान वाले विषय में घेरने में विपक्ष कामयाब हुआ है। मीडिया का भी उसमें बड़ा रोल है, ऐसा आप नहीं मानते? बिल्कुल, देखिए ऐसा यही एक मुद्दा है और मैं अपेक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आएगा। ग्राउंड लेवल पे जब मैंने गया, लोगों से मिला, तो विशेषकर जो भूमि अधिग्रहण कानून और उसको लेके जो संशय है लोगों में, विशेषकर ऐसे लोग जो बीजेपी को वोट किए हैं, आशंका है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कानून किसके लिए है, किसके लिए ज़रूरी है, और इस कानून के आने से हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा और क्यों इसके लिए, विशेषकर किसानों में ये संशय है कि विकास के लिए किसानों की ज़मीन अधिग्रहण और हड़पने की जो कानून है उससे मोदी जी का जो विकास का रास्ता है, मुझे लगता है कि वो किसान समझ नहीं पा रहे हैं, और यही एक मुद्दा जिस पर देश थोड़ा मोदी जी के साथ ठिठक गया है। बिल्कुल। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। देखिए सर, अभी 5 साल के लिए जनता ने मैंडेट दिया है अगर मोदी जी को, तो अभी 1 साल हुए हैं। 1 साल में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जहाँ तक अभी मुझे समझ में आ रहा है कि उनको अभी और वक्त देने की जरूरत है। जो पिछली सरकार के कामकाज थे उसको अभी ठीक करने में अभी काफी वक्त लगेगा, इतना तो पक्का है। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे कि सब जगह फेल है। नहीं, राहुल गांधी अभी उनकी जो सरकार थी वो पहले जब 15 साल तक सरकार में रहे हैं उस समय वो देखने वाली बात है कि उन्होंने क्या किया था। हर विपक्षी पार्टी यही करती है। चलिए, धन्यवाद। राकेश जी, सोशल मीडिया पर किसी ने प्रतिक्रिया डाली कि जो बच्चा खुद पास नहीं हुआ वो शिक्षक बनकर दूसरे का पेपर कैसे चेक कर सकता है? राहुल गांधी के लिए कहा गया। भाई, राहुल गांधी जी अब इतना एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, पिछले 10 साल में उनकी सरकार रही, तो क्या वो अपनी जवाबदेही से भाग सकते हैं क्या? नहीं भाग सकते। नहीं, वो तो ऐसे दिखा रहे कि एकदम आसमान से टपके है और जैसे पिछली सरकार से उनका कोई संबंध था ही नहीं। वो दिखा सकते हैं, लेकिन जनता के सामने है सब चीज़ कि 10 साल उनका शासन रहा, उनका नियंत्रण रहा, 72 घोटाले,
2G से लेकर के और कोल, क्या कौन इस जिम्मेदारी से बच सकता है? मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इस बात से बच जाएं। आलोचना करके किसानों के पास जाकर के वो इस आलोचना से नहीं बच सकते कि उस सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार में पूरे 10 साल उनका संरक्षण था, वो इसके लिए जवाबदेह हैं। जनता पूछेगी आगे, ऐसा नहीं है। अभी तो उनको लग रहा है कि भाई किसानों के पास जाकर के किसानों की बात करके वो कोई पॉपुलैरिटी ले रहे हैं, अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता आने वाले समय में उनको इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। जनता केवल किसान ही नहीं, उन्होंने तो सेना के उन लोगों को, अधिकारियों को भी बुलाया, अफसरों को भी बुलाया, जवानों को भी बुलाया जो रिटायर्ड और 1 रैंक 1 पेंशन की बात होती है, उस विषय पर भी वो अपना अधिकार जता रहे हैं। नहीं, अधिकार भाई उन्होंने अपनी सरकार में क्यों नहीं किया भाई? इस जबकि उनके सरकार में इन लोगों ने अपने शौर्य मेडल वापस लौटाए, सब किया, लेकिन अपनी सरकार में वो फेल थे। उस समय मनमोहन, आज देश की जो अराजक स्थिति है उसके लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है, वो इन जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ करना चाह रहे हैं, आप एक बात बताइए, 12 करोड़ लोगों को अभी खाता खुला है, ये क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी? क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? इस देश की गरीब जनता को क्या हक नहीं है बैंक में जाने का? ये भी कम पैसे पर, इतना मतलब मामूली पैसे पर ये बीमा का जो सरकार ने योजना वो तो बिल्कुल ऐतिहासिक है। और मैं एक चीज़ बताऊं, मैं ये जानता हूं कि जब ये जनधन योजना आ रही थी तो मैं खुद इतना आशान्वित नहीं था। योजना लॉन्च बाद में हुई है, बैंक में पहले मेल आ गया, मैं बैंक में था, मैनेजर मुझसे बोला कर साहब एक योजना आ गई है। मैं यार अभी तो प्लानिंग, मतलब ये मैं ना देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री देखे कि योजना का अनाउंसमेंट लाल किले से उन्होंने बाद में किया, बैंक के अंदर ईमेल पहले पहुंच गया, प्रोसेस पहले पहुंच गया। तो मुझे लगता है पहले मनमोहन सिंह जी के समय के सामान्यतः सरकार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 2 साल बाद लेटर जिलाधिकारी के पास जाता है। यहाँ तो बैंक मैनेजर के पास मेल एडवांस में पहुंच गया है। कितनी बड़ी प्लानिंग की होगी उस आदमी ने। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम देश की गरीब जनता का इतना ख्याल रखा और इस दिशा में वो निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन उनके बारे में कारपोरेट के सरकार, कारपोरेट के पीएम इस प्रकार से जो बार बार कांग्रेस कह रही है, उसका क्या असर होगा? देखिए, ये देश हम भी जानते, गरीब रिक्शा वाले एक बड़ी आबादी है, लेकिन हम अगर उनसे कहें कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कॉरपोरेट के पास जाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेट करेगा, बड़ी फैक्ट्री लगाएगा, बड़ा काम करेगा, तब मजदूरों को काम मिलेगा। तो मोदी जी एक बैलेंस बना रहे हैं, कॉरपोरेट को भी सहूलियत दे रहे हैं, कॉरपोरेट को लाएंगे तो गरीब लोगों को काम मिलेगा। गुजरात का उदाहरण आपके सामने है, नैनो को उन्होंने जगह दी, टाटा को जगह दी। लोग उस समय आलोचना कर, मैं उस जगह को जानता हूं कि वहाँ 20,000 रुपये में 1 बीघा बिकता था, लेकिन जब नैनो आया तो वहाँ इतना बड़ा प्लांट लगा तो गुजरात के लोगों को काम मिला, बाहर के लोगों को भी काम मिला। काम कौन देगा? काम किसी दुकान पर नहीं मिलेगा, काम तो फैक्ट्री में मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट इस देश में होगा तभी काम मिलेगा। बेरोजगारी, मेक इन इंडिया आया है तो क्या केवल प्लानिंग से नहीं आया है? ये एक बहुत बड़ी योजना है, एक बहुत बड़ा रचनात्मक काम है और इसका रिजल्ट आपको आने वाले 2 साल में दिखाई देगा। बिल्कुल। और उद्योगपति वर्सेस गरीब, ये वाला जो लड़ाई लगाने का जो काम है, ये भी निश्चित तौर पर देश के हित में नहीं है। ये विरोधी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी बैलेंस बना रहे हैं। नहीं, मैं विरोध की बात कर रहा हूँ संजीव जी। जिस प्रकार से बार बार राहुल गांधी से लेकर तमाम सारे लोग गरीब वर्सेस अमीर या गरीब वर्सेस उद्योगपति, ये तो कभी भी किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। देखिए, विपक्ष की रणनीति है और राहुल गांधी कांग्रेस की रणनीति है कि मोदी जी को एक कॉर्पोरेट जगत के एजेंट के रूप में पेश किया जाए और पेंट किया जाए। परंतु जो जमीनी स्तर है, मैं विशेषकर जब ये इस तरह के सवाल जब लोगों से पूछा, मुझे लगता है जनता ये इस बात को कतई नहीं मान रही है और उसको कतई ये नहीं हो रहा कि मोदी जी किसी कॉर्पोरेट घराने के एजेंट है। जनता को ये लग रहा है कि मोदी जी देश के लिए जो काम कर रहे हैं, अभी इससे पहले आप लोग जो चर्चा कर रहे थे, विशेषकर जो सेना का रोल था और राहुल गांधी जो कर रहे थे, देखिए पिछले 10 साल में देश ने, भारत ने जो अपनी एक रणनीतिक और क्षेत्रीय महत्व और उसका जो स्पर्धा तक जो खोया था, जिसका लाभ सीधे सीधे चीन और बाकी देशों ने उठाया है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जहां पे भारतीय नागरिकों के साथ उस देश में जिस तरह की घटनाएं हुई और हम सिर्फ मूक दर्शक बन के बैठे हुए। परंतु जब मोदी जी आए, जितने तत्परता से उन्होंने भारतीय नागरिकों को, विशेषकर बहुत सारे ऐसे देश में जहाँ पे नागरिक फंसे हुए थे, लेके आए
रिस्क्यू विषय में तो हमारी स्पेशलिटी बन गई है अभी लगातार 3 देशों में जो किया। और अब जो हो रहा, अब देखिए भारत एक नए परिप्रेक्ष्य में उभर के सामने आ रहा है। लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, अब देश में नहीं रहते। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ अपने घर में बैठ के आप ये नहीं कह सकते कि बाकी लोग आपको निमंत्रण करें। जब तक आप लोगों के पास जाएंगे नहीं, अपनी चीज़ों को बताएंगे नहीं, अपनी चीज़ों को समझाएंगे नहीं, कैसे वहाँ के लोग आपकी खूबियों को जानेंगे और जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चीज़ हो रही है। और जनता, अगर मैंने पूछा था जनता से कि एक बड़ी उपलब्धि क्या है, तो उन्होंने कहा था कि भारत की बढ़ती हुई साख, और इसके लिए वो मोदी जी को सीधे सीधे जिम्मेवार और धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर भी है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार भारतवासियों, मेरा नाम सनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतवासियों की जनता ने मोदी जी को वोट क्यों दी। मोदी जी को वोट भारतवासियों जनता, क्योंकि वो करप्शन से बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा था। और पहले की अभी अनुमान लगाए पहले से जैसा कि अभी करप्शन बहुत ही कम है, क्योंकि अभी करप्शन बहुत कम इसलिए है क्योंकि मोदी जी का सहयोग इसमें बहुत ही बड़ा है। मोदी जी के सारे मंत्री ने सबने मिलकर, सारी कैबिनेट मंत्री ने मिलकर इस करप्शन को हटाया है। और जो मोदी जी की जो किसान योजना है वो बहुत ही अच्छी योजना है। अब की बार गन्ने का मूल्य भी बहुत अधिक हुआ, और जो है किसानी रैली भी निकाली गई मोदी द्वारा, जो बहुत ही अच्छी योजना है मोदी की। और जो विमान पतन में भी मोदी जी ने बहुत ही सहयोग दिया, बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े परमाणु और मिसाइल में भी। चलो मैं आपको एक टेक्निकल के लिए लेकर चलता हूँ। जो मिसाइल है जो कि ISRO ने लॉन्च की, वो की ऐसी मिसाइल है जो दिल्ली और मुंबई को दोनों को सेव करके रखेगी। चलो जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। देखिए, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार जब से आई है तब से हमने ये देखा है कि हमारे देश में नई नई चीजों में जो तरक्कियां दिखाई दे रही हैं, साथ ही जो है बाहर विदेशों में भी जाकर हमारे मोदी जी ने जो युवाओं के लिए जो रास्ता खोला है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो है हमारे भारत को जो है तरक्की के रास्ते पे ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये कहना हम जो है, जो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 1 साल में कुछ नहीं करा, यहाँ गलत है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मोदी जी जहाँ तक लोगों को अगर अपनी जो दिखा रहे हैं, क्षमता दिखा रहे हैं, अपनी जो भारत की जो ताकत दिखा रहे हैं विदेशों में जाकर, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं करा। जिस जगह हमारे आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाया, हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचकर हमारे भारतीय नागरिक। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। आपको हम वीडियो में भी प्रतिक्रिया दिखाएंगे कुछ लोगों की, और हम आपको कुछ टॉप 25 फोटोग्राफ्स भी दिखाएंगे नरेंद्र मोदी के, कि इस 1 साल में उस 25 फोटोग्राफ के जिसको आप ज़रूर याद करेंगे वो भी दिखाएंगे। लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हर बार इतनी अच्छी मुहिम लेकर आते हैं जिसके प्रति युवाओं में एक आक्रोश पैदा होता है, एक जोश पैदा होता है। सुरेश जी, मैं कहना चाहूंगा मोदी की जो ये यात्रा रही है और मोदी ने जितने भी अब तक अपने 1 साल में कार्यों को संपन्न किया है, उससे मैं बेहद खुश हूँ। युवाओं के लिए जो नई नई तरीके और नई नई चीजें लेकर आए हैं, उससे भी मैं बेहद खुश हूँ। मैं चाहता हूँ मोदी जी अपने इस शासनकाल में इसी प्रकार की नई नई योजनाएं लेकर आते रहें और इसी प्रकार से युवाओं के लिए कोई ना कोई अच्छी चीज लाते रहें। आज मोदी जी जिस भी दौरे पे जाते हैं, जिस भी जगह जाते हैं, वहां भारत का डंका अपने आप बचने लग जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ और भी जो फोटोग्राफ का जिक्र हमने आपके सामने किया था, ये कुछ फोटोग्राफ जिसको 1 साल में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। ये रक्षाबंधन वाला फोटोग्राफ है। ये उनके माताजी के साथ वाला शपथ लेने के बाद जब वो अपने माताजी को मिलने गए थे। भारत का शायद ही पहला प्रधानमंत्री होगा जिसने इस प्रकार से माताजी के पास जाके आशीर्वाद लिया, जिसको दुनिया ने देखा। ये वाला एक फ़ोटो निश्चित तौर पर याद होगा। मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। राकेश जी, जो माताजी वाला फ़ोटो है, ये फ़ोटो जिसका जिक्र करते हैं, जिसका कि दुनिया भर के विदेशी अखबारों ने, मीडिया ने भी इसको दिखाया, क्या ये वाला भाव भी नरेंद्र मोदी ने देश में पैदा किया? क्योंकि इसके बाद कई नेताओं के, अभिनेताओं के अपने माँ के साथ के फ़ोटो आए उनके जन्मदिन पे या उनके किसी अचीवमेंट पे। नहीं, बिल्कुल उन्होंने ये भाव पैदा किया और उन्होंने ये दिखाया कि देश की इतनी बड़ी शख्सियत के लिए माँ बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है देश की आधी आबादी महिलाओं के प्रति ये सम्मान, माँ के प्रति सम्मान और ये पूरा देश
अपनी माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करे, हर व्यक्ति माँ के प्रति सम्मान करे, चाहे भारत माँ के प्रति करे या अपनी माँ के प्रति करे। ये भाव जगाने में तो उन्होंने कामयाबी हासिल की है वो और इसलिए आप देख भी रहे होंगे कॉलर में भी या वीडियो प्रतिक्रिया में भी जो महिलाएं हैं वो 100% नरेंद्र मोदी के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ। उन्होंने एक राष्ट्रवाद जगाया है, देशभक्ति जगाई है, और उन्होंने परिवार के साथ किस प्रकार से बिल्कुल। और लेकिन एक विशेष बात मैं दर्शकों को भी बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में जब उनके सामने के ग्राउंड का प्लानिंग किया जा रहा था तो सामान्यतः जिस भी प्रधानमंत्री की शपथ होती है उनके घर वालों को बैठने के लिए 100 से 150 सीटों की अलग से व्यवस्था की जाती है। उनको कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के निजी रिश्तेदार है। जब यह प्लानिंग हो रही थी तो नरेंद्र मोदी जी ने उस चार्ट को देखकर अधिकारियों को कहा कि यहां मेरे परिवार का कोई नहीं रहेगा, कोई रिजर्व नहीं रहेगा। माता के प्रति इतना प्रेम है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के इतने बड़े बंगले में माता जी भी नहीं रही थी, शपथ ग्रहण में भी नहीं थी, कोई उनका रिश्तेदार एक रात के लिए भी उनके घर में आके नहीं रहता। संजीव जी, इसका भी कोई मैटर होता है क्या? लोग इसको कुछ वैल्यू देते भी है क्या? बिल्कुल, देखिए ये जो है ये स्पिरिचुअलिज्म की जिसको हम बात कर रहे थे। देखिए मोदी जी का जो बैकग्राउंड रहा है, और ये बातें भी मीडिया में आई हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बेलूर मठ में गए थे और वो एक सन्यासी बनना चाहते थे। तो मोदी जी ने इस प्रोफेशन को बहुत ही हट के लिया है और वो उन्होंने कहा है कि ठीक है हमारे व्यक्तिगत रिलेशन अलग हैं, लेकिन जब मैं इस पद पे हूँ, इस पद में हूँ, तो मैं एक सन्यासी की तरह हूँ, मैं एक कर्मयोगी की तरह हूँ। और उसी कर्मयोगी के रूप में उन्होंने अपने आप को पेश किया, जहाँ कहा कि मैं ये परंपराओं से हट के एक कर्मयोगी हूँ, एक सन्यासी के रूप में भारत को चला रहा हूँ, भारत का प्रधानमंत्री हूँ। तो यहाँ पे मेरे परिवार के, मेरे घर परिवार के कोई भी सदस्य ना हो। जबकि इससे पहले की जो सरकार थी और अब तक की जो प्रधानमंत्री और विशेषकर जो अभी 10 साल की सरकार चली, कहा जाता था कि ये परिवार की सरकार है। तो उसके कंट्रास्ट में तो ये अमूमन और ये भी वर्थ और विश्वास मोदी जी के प्रति पैदा जरूर करता है। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हमने आपके सामने मुद्दा लाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का 1 साल पूरा हुआ। इस 1 साल के ऊपर विभिन्न चैनलों पर विभिन्न डिस्कशन चल रही है, और चैनल तो क्या गली चौराहे पर भी चल रहे। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, बिंदास में सीधे विदाउट एडिट हम लाइव दिखाते हैं, लोगों की बात को रखते हैं। उन लोगों की बातें क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। एक उपलब्धि के तौर पर पहला साल कैसे रहा, ये जरा देख लीजिए। छब्बीस मई 2014 ये वो दिन था जब भारतीय राजनीति में एक इतिहास लिख दिया गया। 26 मई का ही वो दिन था जब देश में कोई गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन के खुले लॉन में 15वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं। मोदी ने 1 साल में वो काम किया जो भारत में आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ। शपथ के साथ ही मोदी एक्शन में आ गए। सारे आला अधिकारी समय से काम करने लगे। ऐसा लगा मानो देश में एक अलग तरह की ऊर्जा आ गई हो। अब मोदी सरकार को 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर सरकार देश के लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि उसने आम आदमी के लिए क्या किया। मोदी सरकार आने वाले दिनों में जन कल्याण पर्व नाम से एक कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया है। मोदी सरकार का ये अभियान 26 मई से 1 जून तक चलेगा। सरकार इस अभियान के जरिए उन योजनाओं को प्रचारित करेगी जिससे आम लोगों को फायदा होगा। मोदी सरकार के इस अभियान को लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद देश भर में कार्यक्रम करेंगे।
सूत्रों की माने तो 25 या 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकते हैं। ये मोदी का अंदाज ही था कि देश की जनता उनके समर्थन में खड़ी हुई और अच्छे दिन के लिए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना। चाहे आम चुनाव के दौरान की बात हो या फिर सत्ता संभालने के बाद की स्थिति हो, प्रधानमंत्री ने अपनी बातों से लोगों के दिलों पर राज किया है। उन्होंने लगभग सभी मुद्दों पर अपने बयानों से जनता के बीच जगह बनाई है और जनता ने उनमें अपने नायक की छवि भी देखी है। हम दोबारा फोटो की तरफ चलते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो फोटो बहुत कुछ बोल रहे हैं। जो इस एक साल के कुछ महत्वपूर्ण फोटो को हम दोबारा दिखाते हैं। ये तो बच्चों के साथ, ये माता के साथ हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वाला फोटो लेते हैं। ये स्वच्छता अभियान, इसको ज़रा रोकते हैं, दोनों अतिथियों के पास इसको लेकर भी जाते हैं। संजीव जी, जिस प्रकार से मोदी जी ने एकदम से लोगों के मध्यवर्ती इस मुद्दे को ला खड़ा किया, सफाई को, क्या हिंदुस्तान ने 65 साल में इस विषय में इतने राष्ट्रीय स्तर पर इसको कभी नहीं सोचा था और चुनाव के पहले भी इसका कभी जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन एकदम से मोदी जी ने इसको लाइमलाइट में ला दिया? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अब तक, इससे पहले तक ये जो एक ऐसा विषय था जिसको आदमी चर्चा करने में भी बहुत शर्म महसूस करता था। और मुझे मालूम है, मैं अपने एक निजी परियोजना में किसी से मिला था तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि यार कहाँ फंस गए हो, ये तुम शौचालय और ये सब चक्कर में कुछ और करते हैं। मोदी जी ने इसको एक समस्या के रूप में पेश किया और जनता को समझाया कि ये एक अभियान है, अगर हम अपने घर को साफ नहीं रखेंगे तो कोई हमें उस तरह से, उस नज़रिए से नहीं देखेगा। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है, एक मुद्दा उन्होंने जो बड़ा अच्छा जोड़ा, उन्होंने कहा कि कचरे वाले आए हैं, ये नहीं कहना है, मतलब सफाई करने वाले लोगों के प्रति भी जो एक नजरिया हिंदुस्तान का उन्होंने बदलने के लिए किया है, वो भी बड़ा काबिल तारीफ, बहुत काबिल तारीफ है। और इससे पहले क्या होता था, एक सेंस था कि इट इज नॉट माई ड्यूटी, जैसे हम कहीं चले गए तो ये हमारी ड्यूटी नहीं है, कोई है अगर ऑफिस में बैठे हैं या घर में बैठे हैं तो कोई है जो दूसरा ये करेगा। अब वो बोध हो गया है कि नहीं, इट इज माई ड्यूटी टू क्लीन माई हाउस, ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है और हमारी अपनी नैतिक जिम्मेवारी है। इसी का बहुत बड़ा, अगर हमने लोगों से पूछा कि दो सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या हैं, तो उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो आई है वो स्वच्छ भारत अभियान है और स्वच्छ भारत के साथ जो शौचालय वाला अभियान है, ये लोगों को और जनता को काफ़ी अच्छा लगा है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक रिस्पेक्टेबिलिटी देने की बात थी और एक ये बोध कराने की बात थी कि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जब आदमी को हो जाता है, समाज को हो जाता है, तो निश्चित तौर पर वो एक अनुभूति के साथ आगे बढ़ता है। अगला फोटो देखते हैं। सफाई के बाद ये विद्यार्थियों से मिलना, ये भी जो एक शिक्षक दिवस मनाया गया, एक साथ देश भर के बच्चों के साथ उन्होंने बात की। और जो जिसको कहते हैं कि जो सबसे बड़ा दूरदर्शी नेता होता है वो बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करता है, समय की भी, पैसे की भी और संसाधनों को भी। तो हमारे एपीजे का अब्दुल कलाम भी ये बात को करते थे, जहाँ भी जाते थे उनके टाइम में बच्चों के संबोधित करना एक बड़ा हिस्सा होता था। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने भी इस कार्ड को बड़े बखूबी से यूज किया है। अगले फोटो की तरफ चलते हैं। ये तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। हाँ, इस पे मैं जरूर बहस करना चाहूंगा, बहस के बजाय मैं कहूंगा चर्चा करना चाहूंगा कि 65 साल में किसी प्रधानमंत्री ने संसद के सीढ़ियों पर सर नहीं रखा। राकेश जी, तब तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी और शायद अभी भी लोग भूले नहीं होंगे, लेकिन इसके मायने क्या पूरे हो रहे? राकेश जी। नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो ये लोकसभा संसद के पहले दिन जिस प्रकार से उन्होंने अपना नतमस्तक किया, उन्होंने कहा कि वो एक संसदीय परंपरा और जो एक भारत की मतलब उससे वो बंधे हुए हैं और मुझे लगता है वो अभी इस प्रयास में ही है। वो उन्होंने और केवल संविधान के काले रेशों में नहीं है, हाँ, भावनात्मक है, आदरात्मक है। वो उन्होंने अपनी उस भावना का प्रकटीकरण जिस ढंग से किया, मुझे तो नहीं लगा कि आज तक किसी नेता ने किया है। प्रधानमंत्री, हाँ, कर्मयोगी प्रधानमंत्री, अब तक प्रधानमंत्री जो था वो राजयोगी होता था, हाँ, वो राजयोग उन्होंने मतलब कर्मयोगी प्रधानमंत्री की, इसके पीछे ये भाव नहीं था कि नहीं ये पावर मेरे पास आएगी तो मुझे अब तो मैं इसका राजा हूं, हाँ, मैं कुचक्र करना है, गलत राजनीति करनी है। वो बड़ा एक प्लेन और साधारण संत टाइप उन्होंने अपना भाव प्रकट किया है और वो अभी भी मुझे लगता है भारतीय राजनीति में
वो एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। आलोचना करना और बहुत इस घटना से तो उनके विरोधक भी जो थे, कट्टर जो विरोधक थे, वो भी इसकी निंदा नहीं कर पाए। विदेशों में भी तो लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, वो और थे, उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, वो ये उनका एक श्रद्धा भाव था, मुझे लगता है। तो एक पूरा एक समर्पित भारतीय होने का दर्शन उन्होंने अपना करवाया दुनिया को। खासकर इसमें एक बात और है, हाँ। भारत लोकसभा संसद के प्रति जो भाव, गरिमा का जो भाव गिर रहा है, हाँ, एक लड़ाई झगड़ा, और ऐसा लग रहा है कि संसद का कोई मूल्य नहीं रह गया है। मुझे लग रहा है उसको प्रतिस्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। बिल्कुल, एक और फोटो देखते हैं। ये तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री होगा जो इतने भगवे साधु संतों के बीच घिरा हुआ है, और मतलब है, और वो आनंद से सारे लोग उनके साथ हैं, और एक फोटो भी प्रधानमंत्री ने निकालने दिया है। ऐसा फोटो खिंचवाने का मतलब जातीयवादी, धर्मवादी, हिंदूवादी, क्या क्या मीडिया बातें जो कहता है, इस फोटो की तरफ संजीव जी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने जो अपने आप को कर्मयोगी प्रधानमंत्री की तरफ की भूमिका में ढाला है। अभी आपने मुझसे सवाल पूछा था कि कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाना चाह रही है कि ये एक कॉर्पोरेट जगत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्यों ये हो रहा है, और मैंने आपको उत्तर दिया था कि ये आम पब्लिक में ये धारणा नहीं बन रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने अपने आप को कर्मयोगी प्रधानमंत्री के रूप में जो स्थापित करने का प्रयास किया है। साधु संतों को लेकर देश का मीडिया, तमाम मीडिया जो नकारात्मक भाव फैलाता है, उन साधु संतों के साथ सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा प्रेम से, बल्कि उन्हीं के बीच का एक है, ऐसा दिखाकर ही मोदी ने इसका जवाब दिया है। हालांकि देश ये भी चाहता है कि इन्हीं में से एक साध्वी प्रज्ञा जी, इन्हीं में से कुछ जो जेलों में बंद है, उनके प्रति भी मोदी जी के एजेंडे में कुछ ना कुछ जरूर हो। सेकुलरिज्म की जो परिभाषा बन गई थी, वो परिभाषा को फिर से रिपरिभाषित करने की कोशिश की, और ये दिखाने की बात ये कि ये हमारे, अगर हम एक स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, अगर कोई आदमी अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाता है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इनटू इट। आई कैन बी स्पिरिचुअली स्ट्रांग एंड इक्वली आई कैन हैव अ फेथ। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगले फोटो को देखते हैं। बच्चों को तो इनका ये विदेश के में है शायद, ये भी शायद ये वहाँ की एक परंपरा है जहाँ पे वो गए हैं जापान में। हाँ, जिस मंदिर में गए हैं, हाँ। उसको बहुत शुभ माना जाता है कि बच्चों के जब कान खींचते हैं वहाँ पे, वो बौद्धिस्ट परंपरा है। अगला फोटो देखते हैं। ये भी श्रमदान को प्रतिष्ठा देने वाली बात है। हम थोड़ी बहुत चर्चा इसकी कर चुके, आगे भी करते, आगे चलते हैं। हम आपको आने कार्यक्रम में टॉप 25 फोटो का हिस्से भी आगे दिखाएंगे। और एक वो फोटो है जिसमें वो जहां भी गए, जो भी वाद्य मिला, वो हाथ से बजाने वाला हो, मुंह से बजाने वाला हो, या कुछ भी हो, वो जरूर उन्होंने बजाया। इस फोटो पे थोड़ा रुकते हैं। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जैसे मनमोहन सिंह पूरे कार्यकाल में शायद ही किसी मंदिर में गए होंगे, और शायद एक आध गुरुद्वारे में गए होंगे, जहां तक गए होंगे तो गए होंगे, मुझे याद नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, उस देश में, भले वो बौद्ध देश हो, भले वो सेकुलर देश हो, भले ही वो क्रिश्चियन देश हो, उस देश के मंदिर में वो जरूर जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये ना इथोस का, फिलॉसफी का थोड़ा सा मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है, वहाँ पे सेकुलरिज्म का डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट है। सेकुलरिज्म मींस एंटी रिलीजन। आदमी ऑथिस्ट हो, एंटी रिलीजन नहीं, एंटी हिंदू। सेकुलरिज्म का केवल मतलब एंटी रिलीजन नहीं है। उसमें यही कि भाई अभी तक देश के प्रधानमंत्री, मेरा केवल इतना था कि देश के प्रधानमंत्री अभी तक हिंदू संतों के साथ खड़े होने में परहेज इसलिए करते कि मैसेज गलत जाएगा। वो मस्जिद पर जा सकते हैं, मज़ारों पर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हिंदू संतों के साथ खड़े होने में उन्हें लगता था कि कोई गड़बड़ हो जाएगा। वो क्या है कि एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन मोदी जी जिस तरह से अपने को पेश कर रहे हैं, वो ना तो हिंदूवादी नेता हैं, इसे प्रकट करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो एक केवल सोच विचार के ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे वहां खड़ा होना चाहिए। एक रणनीति है, एक रणनीति ये है कि अभी जो ईस्ट
लुक ईस्ट पॉलिसी है, विशेषकर जो अभी भारत जो है अब तक वेस्ट से बहुत ऑब्सेस था। हमारी हर नीति जो था अमेरिका और ब्रिटेन के हित और यूरोपियन देशों के हित को देख के हम अपनी नीति बनाते थे। पहली बार जो हम लुक ईस्ट जा रहे हैं तो लुक ईस्ट में हमारा कल्चरल रिलेशनशिप जो है उसको सामने लाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मोदी जो ये जो बुद्धिस्ट और ये कल्चर और ये जो रिलीजन की जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके कारण वो अब भारत और जिस इस्लामिक जगत से दुनिया दुखी है उसको क्वांटिटी वाइज भी अगर जवाब देना है तो बुद्धिज्म जो कि भारत का ही एक हिस्सा है, हिंदुज्म का एक हिस्सा है, वो अगर संख्या से एक हो जाता है तो उन कट्टर मुसलमानों से भी वो ज्यादा होता है। तो जो देशभक्त मुसलमान है उसको भी साथ लेने का इससे प्रयास हो सकता है और जो बदमाश है उनको भी जवाब देने का इसके द्वारा मुझे लगता है कि अच्छी नीति उन्होंने बनाई है। इसी विदेश नीति का हम जिक्र करते हुए चाइना के साथ क्या देखें। हिंदी चीनी भाई भाई के संबंधों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से चीन पहुंचे। विदेश यात्रा पर निकलते समय मोदी ने आश्वस्त किया कि चीन दौरा मील का पत्थर साबित होगा। भोर होने के साथ ही मोदी ने चीन की धरती पर कदम रखा, जहां मोदी का पारंपरिक तौर पर रंगारंग भव्य स्वागत हुआ। एक छोटी चीनी बच्ची के सर पर हाथ रख मोदी ने उसे दुआएं दी। मोदी के सम्मान में कलाकारों ने नृत्य संगीत पेश करके वहां मौजूद हर किसी का मन मोह लिया। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मोदी शियान के 2000 साल का इतिहास समेटे टेराकोटा युद्ध स्मारक भी गए। अब भारत चीन के रिश्ते कितने और कब तक प्रगाढ़ होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ जनता की प्रतिक्रिया भी वीडियो में देखते हैं, क्या कहते हैं लोग। तो अच्छा ही सुना है कि जो मोदी सरकार आई है उन्होंने गरीबों के लिए भी बहुत कुछ किया है और ये अभी जो इन्होंने स्कीम चलाई है सैंटम वर्क्स, अभी तक तो सर अच्छा ही सुना, उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। मेरी तो प्रधानमंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी सीमाएं आपने काफ़ी मजबूत कर दी हैं, थोड़ी सी सीमाएं और मजबूत हो जाएं तो मेरा विचार है कि बहुत ही बढ़िया होगा। और मैं तो कहता हूं ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना बहुत मुश्किल है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे सबसे अच्छा नरेंद्र मोदी का ये लगा है कि वो जो है भारत का सम्मान विदेशों में बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं। इससे तो बहुत बेहतर हुआ है, अच्छा अभियान बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है पहले की बनस्पत। जो सही आ रहा है, सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं बनारस के लिए। पहला एक प्रधानमंत्री आया है जिसने लगातार एक तपस्या करके अपने पहले जीवन को बनाया। भारतीय जनता को, हर नागरिक को एक विश्वास के साथ ये प्रतीक्षा करनी चाहिए कि वो सारा विजन जो मोदी जी के दिमाग में है उसको पूरा करने के लिए उनको समय चाहिए। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश में कुछ ईमानदारी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, महंगाई पे अंकुश लगा दिया है। खुद उनकी छवि जो है ईमानदारी छवि है और ऐसे वो चाहते हैं कि भी हमारा जो देश है वो स्वच्छ और शुद्ध। अपना तन मन और धन पूरा का पूरा जो समर्पण है वो देश के लिए है। इनकी जो भावना रही है हमारी नज़र में कि मैं देश के लिए और देश मेरा और मैं देश के लिए। हमारे विश्व लेवल पे विश्व को जोड़ने का काम किया उन्होंने और भ्रष्टाचार को तो काफी हद तक उन्होंने रोक लगा दी है। राकेश जी, कुल मिला के मैं आप दोनों से बात करते हुए चर्चा करना चाहता हूं कि जितने कॉल आए, जितनी सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया स्क्रीन पर आई, जितनी बातें कॉलर के द्वारा और खास करके वीडियो में भी लोगों ने कही, विभिन्न मुद्दे हैं और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो विपक्ष वाला एंगल तो एक भी कॉलर ने, एक भी प्रतिक्रिया देने वाले ने नहीं रखा, तो फिर वो जो कुछ चैनलों में रिप्रेजेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? राकेश जी, आप जनता की आवाज बता रहे हैं, मीडिया की आवाज नहीं बता रहे हैं। जनता तो सही बात जो दिख रही है वो बोल रही है। भाई हाँ। किसको बुरा लग रहा है? हाँ। भाई वो रिक्शा वाला हो,
मजदूर हो, बैंक में जा नहीं सकता, खाता खुल गया, उसके लिए तो अच्छा है ना। लेकिन अगर आप मीडिया हाउस की बात करेंगे और विरोधी पॉलिटिशियन की बात करेंगे तो उनका तो काम ही यही है। और अगर मीडिया में कोई ऐसा दिख रहा है, मुझे लगता है धरातल पर तो उतना नहीं है, मीडिया में दिख रहा है तो उसके कुछ और कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, और उन कारणों में जाना इस शो का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं उसमें है। जरूर जाएंगे। पर मैं ये है कि जनता में बहुत ज़्यादा अभी उतनी नकारात्मक चीज़ें नहीं हैं। कुछ चीज़ें छोटी मोटी होती रहती है, कितनी बड़े देश में वो उसको चलिए कुछ कारणों पे नजर डालते हैं। क्या कारण भेजे आप लोगों ने अब तक? देखिए, मनमोहन सरकार की निराशा। जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब लोगों की सिर्फ मोदी से ही तमाम आकांक्षाएं थी। मनमोहन सरकार के हर दिन होते घोटालों और महंगाई से जनता परेशान थी। ऐसे में बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी सत्ता में आए। ऐसे में मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें होना तो लाजमी है। मोदी के राष्ट्रवादी वादे। मोदी ने चुनाव प्रचार के वक्त कई तरह के वादे किए, जिनमें देश के बाहरी दुश्मनों से लेकर देश के अंदर के दुश्मनों से देश की सुरक्षा करना था। भारतीय संस्कृति को उसका स्थान दिलाने की बात हो या फिर भारतीयता को अपनाने की बात हो। देश का हर वर्ग मोदी का दीवाना। जब नरेंद्र मोदी चुनाव के वक्त भाषण देते थे तो हर वर्ग उन्हें गौर से सुनता था, क्योंकि हर वर्ग को लगता था कि मोदी उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो युवा हो या फिर महिला या फिर बुजुर्ग। मोदी देश के हीरो। जनता ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। इसी का नतीजा रहा कि मोदी इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए। मोदी हर भारतवासी के हीरो बन गए। हर देशवासी सोचने लगा मोदी हर इलाज की दवा है, इसलिए आज हर व्यक्ति मोदी के हर काम पर निगाह रखे हुए। मोदी हर मर्ज की दवा। चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर बेरोजगारी, लोगों को लगता है मोदी इनसे निकाल सकते हैं। चाहे देश की संप्रभुता को बनाए रखना हो या फिर आतंकवाद से लड़ने का तरीका, सभी को मोदी खत्म कर देंगे। चाहे देश में बढ़ता अत्याचार हो या भारत की छवि, लोगों को लगता है मोदी सभी को सुधार देंगे। परिणाम भी देख लेते हैं। मोदी समर्थक और मजबूत होंगे। जो लोग मोदी सरकार के एक साल के कार्यों से संतुष्ट है, वो लोग मोदी जी के घोर समर्थक बन जाएंगे। कई लोगों को लगता है मोदी सरकार ने एक साल में जो माहौल बनाया है वो आगे भी बना रहा तो देश के लिए काफी फायदा होगा। मोदी विरोधी भी मजबूत होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो मोदी को जादू की छड़ी समझते हैं और उन्हें लगता है कि मोदी ने अभी तक पाकिस्तान पर चढ़ाई क्यों नहीं की, क्यों मोदी ने चीन को करारा जवाब नहीं दिया। ऐसे लोग मोदी सरकार पर आक्रामक हो सकते हैं। विदेशों में भारत की छवि मजबूत राष्ट्र की बनेगी। जिस तरह से मोदी जी ने दनादन विदेशी दौरे किए और वो भी बराबरी के साथ, इससे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ेगी। इससे देश को काफी फायदा होगा। देश में विकास का माहौल बनेगा। पिछली सरकार में जिस तरह से कई निवेशक भारत से अपने व्यवसाय को बाहर ले गए थे, इससे भारत को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने एक साल में निवेशकों को भारत की ओर आने के लिए आकर्षित किया। मेक इन इंडिया के जरिए मोदी ये काम करने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। अगर सरकार के पास पैसे होंगे तो वो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकसित करने में लगाएगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में औद्योगिक कारखाने बनेंगे तो ऐसे में बेरोजगार युवक रोजगार प्राप्त करेंगे। सामाजिक विकास का एजेंडा बनेगा। जब सरकार के पास पैसे होंगे तो सरकार उन पैसों को सामाजिक विकास के कार्यों में लगाएगी। इससे देश का सामाजिक विकास होगा। वैसे बिंदास बोल में हम उपाय के फॉर्मेट में भी जाते हैं, तो सरकार के प्रति आप लोगों ने भेजे हुए उपाय क्या है, देखिए। मोदी सरकार के एक साल पर ही राय न बनाएं। वैसे तो मोदी सरकार के एक साल में कई ऐसे कार्य हुए हैं जो मोदी सरकार के आगे के कई प्लानों के बारे में बता रहे हैं, जिनसे देश की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन फिर भी एक साल में कोई राय बनाना थोड़ा जल्दी होगा। अब सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलने वाला। कई लोगों का मानना है कि मोदी दनादन योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन लॉन्च कर छोड़ देते हैं। उन पर फिर आगे ध्यान नहीं देते। हो सकता है ये लोग जल्दबाजी में ऐसा परिणाम निकाल रहे हों, लेकिन फिर भी आलोचकों की बात पर ध्यान देना जरूरी है। लोगों की राय ना सुनने की बात पर ध्यान दिया जाए, चाहे भाजपा पार्टी हो या फिर आम जनता या फिर पत्रकार। इनमें से कई ऐसे आरोप लगा रहे हैं
जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी किसी की भी बात नहीं सुनते। वैसे तो हर किसी की बात सुनकर देश को विकास के रास्ते पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन फिर भी इस बात को समझने की जरूरत है। किसान हितैषी न होने की बात पर ध्यान दिया जाए। कई लोग और विपक्षी मोदी सरकार को सिर्फ व्यवसायियों का हितैषी होने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है मोदी सरकार किसान हितैषी होने को अपने वादे के बारे में ध्यान दे। आलोचकों की परवाह किए बिना देश हित के कार्य करते रहना। कुछ आलोचक तुनक मिजाज होते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना होता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत। ऐसे तुनक मिजाज आलोचकों से घबराकर कभी भी देश का विकास नहीं किया जा सकता। ऐसे में ध्यान रहे, लोग हमेशा आलोचना करते रहेंगे, इनका काम सिर्फ आलोचना करना है। राकेश जी, जिस प्रकार से लोगों ने भेजी हुई इन सारी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं तो लग रहा है कि लोगों के पास आशा है। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, आशा तो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि अभी उनके पास 4 साल का कार्यकाल है और वो अपने मोदी जी के कार्यकाल को हमने बहुत नज़दीक से गुजरात में भी देखा है, हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं। उनकी एक कार्यप्रणाली है, वो बहुत थॉरोली नीचे तक जाके काम करते हैं। हवाबाजी में काम करने में उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो ठोस काम कर रहे हैं और ठोस काम के रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। देखिए, गुजरात के अंदर नर्मदा में पानी नहीं था, उन्होंने उस नर्मदा में, मैं आपको बताऊं, मैं अटल जी के साथ एक बार गुजरात गया तो मैंने देखा कि नर्मदा तो बिल्कुल सूखी पड़ी है। 5 साल 6 साल के बाद जब मैं दोबारा गुजरात गया तो मेरे को हवाई जहाज से मैंने देखा उसमें पानी है नर्मदा में। मेरे को आश्चर्य हुआ, मैंने पूछा अरे भाई ये कैसे हुआ? बोले मोदी जी ने किया है। आप देखिए, अब मैं समझ सकता हूँ कि घर में पुताई का लेआउट प्लान बनाना दिमाग में, अरे भाई ऐसा कलर करना, ये बहुत आसान है, लेकिन जब आप काम कराएंगे तो उसमें 2 महीने लगेंगे। ये तो देश को संवारने की बात है, देश को संभालने की बात है, देश को आगे ले जाने की बात है। योजनाएं बनाना और योजनाओं का क्रियान्वयन करना और योजनाओं का आउटपुट देना 3 अलग अलग हिस्से हैं और उसमें मुझे लगता है टाइम बहुत लगता है। पर मोदी जी ने जिस ढंग की अभी 1 साल के कार्यकाल में जो योजनाएं पेश की हैं, वो उसका मिजाज, मतलब देश को उनका मिजाज समझना चाहिए कि मोदी आपको लगता है कि फाउंडेशन सही हुआ है? यस। संजू जी। बिल्कुल, देखिए 2-3 बातें। पहली बात तो ये कि सही दिशा में सरकार चल रही है, परंतु आने वाले समय में जो हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2 बहुत मुख्य चुनौती जो अगर ये सरकार नहीं करती है, आपने भी बताया कि जनता मोदी जी को हर मर्ज का दवा और इलाज मान रही है, तभी इतना स्ट्रांग मैंडेट दिया है। 2 बड़े मुख्य विषय मैं आपके सामने आपके चैनल के थ्रू रखना चाहता हूँ। एक विषय है आपके लीगल प्रोसेस का। देखिए, वो जा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं, वहाँ से लोग तो आ रहे हैं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारी जो लीगल व्यवस्था और शासन की व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि इस शासन की व्यवस्था को अगर मूलभूत रूप से परिवर्तन नहीं करेंगे तो डिलीवरी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और ये एक सुनहरा अवसर है इस सरकार के लिए जो कि इतने स्ट्रांग मैंडेट के साथ आई है, वरना ये आने वाले समय में अगर ये वही शासन व्यवस्था को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश हुकूमत से मिली हुई शासन व्यवस्था है जिसका काम शोषण करना ज़्यादा था, शासन करना कम था। आप जिस तरह की कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, धरातल पर इस व्यवस्था के साथ आप कतई नहीं उतर बिल्कुल। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सर्वे आया है जिसमें ईस्ट पूरे एशिया में हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसकी रेटिंग सबसे लोएस्ट है। तो आप अब वो समय आ गया और ये मैंडेट और ये अवसर इस सरकार के लिए कि मूलभूत परिवर्तन करे और वो करना पड़ेगा और उस दिशा में जाना पड़ेगा। मैं आप दोनों का आभारी हूँ, दर्शकों का भी। मुझे लखनऊ के किसी लोगों ने मुझे बताया था इस सरकार के लिए, मैं उनसे क्षमा मांगते हुए आपको बता दूं, उन्होंने कहा था कि बंजर जमीन पर कुछ बीज बोए गए हैं, उम्मीद है आने वाले सालों में कुछ फूल भी वहाँ खुलेंगे। तो ये जो शेर था, मैं जब लखनऊ में घूम रहा था तो किसी ने मुझे मोदी जी के लिए कहा था कि बंजर ज़मीन पर कुछ बीज बोए गए हैं, उम्मीद है आने वाले समय में कुछ फूल भी वहाँ खिलेंगे और खुलेंगे। और ये फूल खिले, हिंदुस्तान खिले और हिंदुस्तान का झंडा भी दुनिया में 7 समुंदर के पार भी खिले, यही हम चाहते हैं और इसके लिए शुभकामना देते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।